पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सॉल्यूशन का हमारा सेकंड चैप्टर है केमिस्ट्री 12 का, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो कि 4 होते हैं, तो कौन कौन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं? डिप्रेशन, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा हो गया तुम्हें रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर का समझ में आ रहा होगा कि क्या था तुम्हारा पी नॉट माइनस पी बाई पी नॉट दैट्स इक्वल्स टू एन ए बाय एन बी बाय एन ए प्लस एन बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर था, इक्वल था। दूसरा था तुमको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसका फार्मूला था डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू एम, एम स्टैंड्स फॉर मोलिलिटी। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था। दूसरा था, तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चौथा था तुमको ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये 4 हम लोगों ने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा, और जाहिर है कि इस पर जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं तुमने सॉल्व किया होगा, और सॉल्व क्वेश्चन किया होगा। जाहिर है कि एक्सरसाइज में भी तुम्हें क्वेश्चन दिए हुए इन टेक्स्ट है, तो ये सब क्वेश्चन बनाया होगा, और जो स्टूडेंट नहीं बनाया है वो सब क्वेश्चन को इसको पहले बना लो। और उसके बाद आज जो तुमको बढ़ाने जा रहे हैं इस चैप्टर का एक टॉपिक है जिसका नाम है जो सॉल्यूशन का, और उसमें तुमको जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो हम लोग बता रहे थे, उसमें एक टॉपिक तुम्हारा जो है ऑस्मोसिस बता रहे थे लास्ट में। तो ऑस्मोसिस में एक टॉपिक जो छूट गया था, जो छोटा सा टॉपिक है जिसको पहले देख लेते हैं, तो उसका नाम था रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस, तो ऑस्मोसिस तुम्हें याद होगा, ऑस्मोसिस जब हम लोग करते थे तो एक जो हम लोग क्या करते थे, तो फिर से इसको रिपीट करते हैं। ऑस्मोसिस में हम लोग करते थे कि यहाँ पर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक साइड हम लोग डाल देते हैं सॉल्वेंट या कम कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन, कम मतलब या प्योर सॉल्वेंट कह सकते हैं इसको, ये हो गया प्योर सॉल्वेंट, और इधर हो गया तुमको सॉल्यूशन, इधर हो गया प्योर सॉल्वेंट और इधर हो गया सॉल्यूशन, इधर हो गया सॉल्यूशन। तो ऐसा देखते थे हम लोग कि जो सॉल्वेंट का, तो वेपर प्रेशर किसका, सॉल्यूशन का जो तुम्हारा होता है, जिसका ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है सॉल्यूट का, उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, लोअर हो जाता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पर। तो इसका लोअर हो जाता है, तो सॉल्वेंट के पार्टिकल जो हैं प्योर सॉल्वेंट साइड से किधर जाने लगते हैं, इधर की ओर जाने लगते हैं, सॉल्यूशन साइड जाने लगते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो ये क्यों होता था? बिकॉज कि दोनों के बीच में प्रेशर का डिफरेंस होता था, जिसको हम लोग कहते थे पाई कहते थे, ऑस्मोटिक प्रेशर, पी नॉट माइनस पी। अब अगर इससे ज़्यादा, इस प्रेशर डिफरेंस से ज़्यादा प्रेशर अगर हम लोग एक्सर्ट कर दें किधर की तरफ, सॉल्यूशन साइड, if we exert extra pressure on the solvent, on the solution side, so the movement of solvent particle reverses its direction, is called reverse osmosis। तो इसको हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस कहेंगे। क्या होगा इससे कि जब हम लोग इधर की तरफ एक्स्ट्रा प्रेशर एक्सर्ट कर देंगे हम लोग, तो जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं किधर जाने लगेंगे, ये सॉल्यूशन सॉल्वेंट साइड के बजाय किधर जाने लगेंगे, सॉल्यूशन के साइड जाने लगेंगे। तो इधर की तरफ मूव करने का, चूंकि इधर प्रेशर एक्स्ट्रा हमने क्रिएट कर दिया, तो जाहिर है कि ये मूवमेंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तुमको ये पलट जाएगा, इधर जाने लगेगा। तो ये एक्स्ट्रा प्रेशर, ऊपर से एक्स्ट्रा प्रेशर डालने के बाद एक्स्ट्रा प्रेशर, और कि ये किससे ज़्यादा होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा, ग्रेटर देन एक्स्ट्रा प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं।
तो इस प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो कि तुम्हारा था, इसको हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। इस रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज क्या होगा, हम लोग सी वाटर वगैरह को, जिसमें के हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट होते हैं, उसको पीने के योग्य बना सकते हैं, इसको प्योरीफाई कर सकते हैं। या हम लोग के जो घर में आरओ लगा हुआ होता है, जो कि केंट आरओ या इस सब कंपनी का सुना होगा, तो बहुत सी कंपनीज का आती है आरओ, तो उसमें भी तो यही प्रोसेस अपनाया जाता है, जिससे कि जिधर की तरफ तुमको एक चेंबर होता है जिसमें कि तुमको जो कि कम सॉल्यूट वाले वाटर होते हैं, कम कॉन्सेंट्रेशन के, एक तरफ हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले जो कि हम लोग नल वगैरह से देते हैं, जो कि, और इसको क्या करता है, यहाँ पर जो हाई प्रेशर लगा करके इसको क्या करता है, रिवर्स ऑस्मोसिस करके इसको प्योर करता है, प्यूरीफाई करता है, जिसमें कि सॉल्यूट का जो है तुम्हारा TDS को एडजस्ट करके उधर की तरफ देता है। तो वो भी तुम्हारा इसी रिवर्स ऑस्मोसिस, यही नाम था आरओ, जिसको बोलते हो शॉर्ट फॉर्म में घर में यूज करते हो, तो वो भी तुम्हारा इसी तरह का प्रोसेस पे काम करता है। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस बाय द प्रोसेस ऑफ आरओ, sea water can be used for domestic purpose, या हम लोग घर में भी करते ही हैं इसको। तो ये तुम्हारा हो गया रिवर्स ऑस्मोसिस। सी वाटर को इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, पीने के योग्य बना सकते हैं। तो आई होप कि समझ गया होगा रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है। ऑस्मोसिस प्रोसेस ये, तो अगर तुम ऑस्मोसिस का वीडियो नहीं देखा है पिछला लेक्चर का, तो वो देख सकते हो, उससे तुमको समझ में आ जाएगी ये चीज़। ऑस्मोटिक प्रेशर जो कि तुम्हारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला था लेक्चर, इसके पहले का। और जो इसको स्टूडेंट को क्वेश्चन वगैरह में दिक्कत हो, या जो ऑस्मोटिक प्रेशर इन सब का क्वेश्चन जो बताया गया है, जो थ्योरी, उसको अगर परेशानी होती है क्वेश्चन बनाने में, तो हमसे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। राइस ट्यूटोरियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, वहाँ हमारा मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर सब दिया हुआ है। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, JEE हो, नीट हो, या तुमको और भी किसी एग्जाम के लिए, तो उस पर संपर्क करते हैं। राइस ट्यूटोरियल ऐप पर तुमको दोनों के नोट्स भी मिल जाएंगे, बोर्ड लेके एग्जाम के नोट्स मिल जाएंगे, उसमें तुमको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो इस तरह से क्या कर सकते हो, उसका यूज कर सकते हो। तो इसको मिटा रहे हैं। अब देखते हैं हम लोग आज का एक और टॉपिक स्टार्ट करते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस तुम्हारा छोटा सा छूट गया था पिछला, उसको मैंने कंप्लीट कर दिया। जो पिछला लेक्चर है तुम्हारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसको तुम कर सकते हो, कंप्लीट कर लोगे, उसको देखो। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं इसके बाद, जिसका नाम है एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट और एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट, ये तुम्हारा है। जैसे कि हम लोग ने पढ़ा था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में 4 प्रॉपर्टी हमारे थे, जिसका नाम अभी मैंने जिक्र भी किया था। तो उसमें ये पढ़ा था कि अगर ये जो ऐसा प्रॉपर्टी जिसको जो कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करता है, ना कि उसके नेचर पर, दैट इज कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन का ऐसा प्रॉपर्टी जो कि किस पर डिपेंड करता हो, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करता होगा, ना कि उसके नंबर पर, दैट इज कॉल्ड इट्स कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। जैसे तुमको यहां पर है NaCl है, एक सॉल्यूट पार्टिकल है NaCl, लेकिन जैसे ही ये पानी में जाएगा तो ये क्या हो जाता है, ये टूट जाएगा, Na प्लस क्या होगा, ये Cl माइनस में टूट जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक जो पार्टिकल है, ये 2 पार्टिकल में टूट गई, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे डबल हो जाएंगे। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। तो अगर एक 1 आयन 1 NaCl मॉलिक्यूल डिसोसिएट्स इनटू
2 आयंस, तो 2 आयन में टूट गया, तो इसका मतलब क्या होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी तुम्हारा डबल हो जाएगा। हेंस द नंबर ऑफ आयंस डबल। So the observed colligative property is twice the expected colligative property। तो एक्सपेक्टेड जो हम लोग फार्मूला से करते हैं उससे तो डबल मॉलिक्यूल मिल गया, क्योंकि हम लोग एक मॉलिक्यूल जिसको समझ रहे हैं NaCl को, ये कितने पार्ट में टूट गया, ये 2 पार्ट में टूट गया। तो सारे जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कि नंबर ऑफ जो सॉल्यूट पार्टिकल हैं वो तो डबल हो गए। तो सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएंगे, जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, जैसे कि तुम लोग किसी में तुमको जो भी 4 जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थे, तो किसी में जैसे कि एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट 1 डिग्री का सेल्सियस का कोई एक्सपेक्ट कर रहा था, तो अगर फार्मूला उससे निकाला, लेकिन यहाँ पे चूंकि आयन की डबल हो गए, तो जब आप एक्सपेरिमेंट करके देखें तो वो जस्ट डबल होता हुआ दिखेगा, क्योंकि NaCl जो है, NaCl जिसको आप एक पार्टिकल समझ रहे, तो ये 2 पार्ट छोटे Na+ और 2 Cl- में टूट गए, तो हमारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। तो इस प्रकार जो तुम्हारा हो गया, तो ये जो कि तुम्हारा नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स होंगे ये मतलब क्या हो जाते हैं, बढ़ गए। तो ऐसा और भी केस में होगा, और भी आयंस जो कि टूट सकते हैं अपने जो कि सॉल्यूशन में, तो वह भी तो क्या करेंगे, ये जो नॉर्मल बिहेवियर से अलग बिहेवियर देंगे। तो ये तुम्हारा है, इसके कारण जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है वो जैसे कि NaCl केस में 2 टाइम्स हो गया। तो अगर हम देखेंगे इस ऑब्जर्वेशन से, अगर कोई कहे कि सपोज दैट कि डेल्टा TB इक्वल्स टू KB इंटू M है, तो इसका वैल्यू अगर 2 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री हम लोग अगर प्रैक्टिकल करके लाए तो 2 डिग्री है, तो मॉलिक्यूलर वेट मोलैलिटी में मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, नीचे आता है। तो कभी भी मॉलिक्यूलर वेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी, जैसे यहां पर लिखते हैं डेल्टा TB किसी भी KB इंटू मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 लिखते हैं बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम होगा, तो 1000 ऊपर कर दिए हैं, इन ग्राम तो केजी बदल गया। तो ये मॉलिक्यूलर वेट के कोई भी जो प्रॉपर्टी देखो तो मॉलिक्यूलर वेट की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एनी कॉलिगेटिव property is inversely proportional to 1 by molecular weight of solute। molecular weight of solute के क्या होता है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये तुमको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है वो मॉलिक्यूलर वेट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये जो I का तुम्हारा क्या हो गया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मॉलिक्यूलर वेट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो तुम्हारा जो है अगर एबनॉर्मल जो मॉलिक्यूलर वेट है तुम्हारा अगर डबल हो गया, तो डबल हो गया, अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डबल हो जाता है NaCl के केस में, तो मॉलिक्यूलर वेट उसका अगर हम लोग इस फार्मूला से लाएंगे क्या होगा, हाफ हो जाएगा। हेंस मॉलिक्यूलर वेट इफ इसका मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डबल होगा, तो हेंस क्या होगा तुम्हारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, हेंस देन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट, hence the observed molecular weight of NaCl is half than the expected from formula। तो जो फॉर्मूला है उसके तुलना में क्या होगा तुम्हारा, ये एक्सपेक्टेड है तुम्हारा जो है उससे आधा हाफ होगा। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ, NaCl का जब 2 आयन में टूट गया तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो तुम्हारा डबल हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस डबल हो गए, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर वेट इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा।
तो अलग अलग सॉल्यूशन में ये अलग अलग होंगे। तो इसको जैसे कि एक वेन हॉफ ने इसको क्या किया, इसके बारे में रीड किया, जिसके नाम पर हम लोग एक डिफाइन करते हैं जो रेशियो है तुम्हारा, जैसे कि अलग अलग जो सॉल्यूशन होंगे, जैसे NaCl केस में डबल हो गया, KCl है उसमें भी डबल हो जाएगा, कुछ और से आयन हैं जो कि जिसके क्रिटिकल हैं तो वो मतलब क्या हो जाएंगे, उसमें तुमको वेन हॉफ फैक्टर। तो इसको जो है इस रेशियो को जो कि ऑब्जर्व, इसको लिख सकते हो, इसको मिटाना है, इसको लिख सकते हो इसको इस केस में। इससे हम लोग अब जो है एब्नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इसमें देख लेते हैं। तो अभी तक जैसे NaCl के केस में हमने देखा कि क्योंकि ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डबल हो गया तो उसका जो मॉलिक्यूलर वेट जो होगा फार्मूला से जो कि हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं उससे हाफ हो जाएगा। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, वेन हॉफ ने एक इन दोनों के रेशियो के बारे में, एक वेन हॉफ ने इसका स्टडी किया था, इसलिए वेन हॉफ के नाम पर एक हम लोग वेन हॉफ फैक्टर डिफाइन करते हैं। तो वेन हॉफ फैक्टर क्या होता है, तुमको देखो, वेन हॉफ फैक्टर, इसका सिंबल हम लोग आई दे देते हैं, आई इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय एक्सपेक्टेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो ये जो फार्मूलास जो हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे, और ये जो है तुम किसके इक्वल होगा, ये होगा तुमको जस्ट ऑब्जर्व, ये जो तुम्हारा हो गया एक्सपेक्टेड मॉलिक्यूलर वेट, एक्सपेक्टेड जो फार्मूला से तुम पढ़ोगे, एक्सपेक्टेड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट बाय ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो वेन हॉफ फैक्टर कितना हो गया, आई बराबर तुम्हारा क्या हो गया, ये जो तुम्हारा हो गया ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय थ्योरेटिकल या एक्सपेक्टेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये होगा तुम्हारा। अब जैसे कि तुम्हारा कहा जाए कि कोई भी तुम्हारा जो है ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जैसे कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो उसको आई से गुना कर देंगे तो ऑब्जर्व निकल जाएगा। थ्योरेटिकल में अगर इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, इसमें भी अगर कर देंगे आई से मल्टीप्लाई तो ऑब्जर्व निकल जाएगा। और अगर तुमको मॉलिक्यूलर वेट में करना है जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। तो ये वेन हॉफ फैक्टर तुम्हारा इन दोनों के रेशियो को क्या करता है, डिफाइन करता है। अब जहां तक कि I फॉर NaCl कितना हो गया, वेन हॉफ फैक्टर I फॉर NaCl, ये दो पार्ट में टूटा था तो ये 2 हो गया। वेन हॉफ फैक्टर I फॉर KCl, ये भी क्या जाएगा, दो पार्ट में टूटेगा तो 2 हो गया। I फॉर Na2SO4, ये कितना पार्ट में टूटेगा, 2Na, और ये कितना हो गया, तो 2Na प्लस और एक SO3 SO4, तो इसका मतलब 3 पार्ट में टूट जाएगा। एक तुम्हारा हो जाएगा I फॉर Al2SO4 होल 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पार्ट में ये टूटेगा, 3 पार्ट में ये, तो 5 पार्ट में टूटेगा। तो ये 5 पार्ट में हो गया तुम्हें। तो ये तुम्हारा वेन हॉफ फैक्टर हो गया तुम्हारा। तो ये तुम्हारा वेन हॉफ फैक्टर हो गया, कितना पार्ट में टूटा, 5 पार्ट में। और ये K2SO4 कितना पार्ट में टूटेगा, 3 पार्ट में। ये दो पार्ट में टूटा जो 2 पार्ट में हो जाएगा। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं इसको, वेन हॉफ फैक्टर तुम्हारा ये हो गया। तो अगला है तुमको, अब जैसे कि मान लेते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट हैं जो पूरी तरह आयनाइज हो गए, उसके बारे में तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे सॉल्यूशंस भी हैं जैसे कि एसिटिक एसिड का, ये कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते 2 पार्ट में, कुछ परसेंट ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जैसा कि इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा होगा, तो कुछ पार्ट इसके क्या होंगे, आयोनाइज होंगे। और कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एसोसिएट हो जाते हैं जाकर के। जैसे अभी तक हमने जितना देखा, ये डिसोसिएट का केस देखा, एक एसोसिएट का केस भी देख सकते हो। अच्छा पहले डिसोसिएट में ही देख लेते हैं जो कि पूरी तरह नहीं टूटता है। इफ मतलब जो डिग्री ऑफ एसोसिएशन में आई वेन हॉफ फैक्टर इक्वल टू क्या होगा, ये तुमको यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको नोट कर लो। अब इसको मिटाते हैं और इसको जो है तुमको लिख लेते हैं हम लोग जल्दी से। जब कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होगा, कंप्लीटली आयोनाइज कुछ परसेंट फ्रैक्शन, जैसे कि अभी तक जो हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का देखा, अब जैसे कि तुमको कुछ हैं जो कि स्ट्रांगली इलेक्ट्रोलाइट नहीं होंगे बल्कि कुछ फ्रैक्शन क्या होंगे, ये जब डिसोसिएट होंगे उस स्थिति में क्या हो जाएगा,
तो जैसे कि तुमको एन से बन गया तुम्हें, जैसे कि एन ए इक्विलिब्रियम में जैसा पढ़ा होगा, मान लेते हैं एक मॉलिक्यूल कितना पार्ट में टूट जाता है, ए एन से एन ए, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं इसको। ये जब ए है ये 0 होगा एट कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, तो A1 माइनस अल्फा और Na अल्फा, अल्फा को क्या कहते हैं हम लोग, अल्फा इक्वल्स टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसको कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये हो गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो ये एट इक्विलिब्रियम हो गया। तो नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ, इसको मोल ही कह दे या मोल ही कह दे, इनिशियल मोल कह दो, या मोल एट मतलब इक्विलिब्रियम, या मोल एट इक्विलिब्रियम कह दो इसको। तो नंबर ऑफ मोल एट इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू A1 माइनस अल्फा प्लस Na अल्फा। तो ये कॉमन हो गया 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा बराबर A 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। वेंट ऑफ फैक्टर I बराबर, ये तुमको ये जब इक्विलिब्रियम में जो होगा इसके प्रोपोर्शनल होगा, A 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा बाय A। तो ये I बराबर क्या हो गया 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। तो ये तुम्हारा हो गया इतना टाइम्स हो जाएगा वेंटो फैक्टर का, और अल्फा हो गया तुम्हारा, जहाँ तक कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू होगा तुम्हारा अल्फा के रूप में। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट याद होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होता था, देखो उसको भी लिख देते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कांस्टेंट के सी इज इक्वल टू होता था तुमको जो कॉन्सेंट्रेशन है किसका, ए पर जो कॉन्सेंट्रेशन है जिसका वैल्यू है Na अल्फा, उस पर पावर कितना हो जाएगा Na अल्फा तुम्हारा जो आया हुआ है उस पर पावर कितना होगा, ये जितना है पावर उस पर n पावर कर दो बाय Na अल्फा, और उस पर पावर n हो गया। अब बाय में कितना हो गया तुम्हारा An का, इसका कॉन्सेंट्रेशन तो कितना है इसका A1 माइनस अल्फा। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हो, इसका Kc का वैल्यू निकाल सकते हो, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अल्फा यहाँ से निकल जाएगा, ऑब्जर्वेशन से वेंटो फैक्टर लाओगे और यहाँ पर तुम इससे कोई एक अननोन रहेगा, तुम उसका वैल्यू क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के रूप में इसका वैल्यू निकाल सकते हो। और मॉलिक्यूलर वेट के टर्म में देखें, अगर मॉलिक्यूलर वेट आई और क्या था, ऑब्जर्व थ्योरेटिकल एक्सपेक्टेड मॉलिक्यूलर वेट बाय ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट, इस टाइप से क्या कर सकते हो, इसमें निकाल सकते हो। तो ये तो इन केस ऑफ डिसोसिएशन हुआ। अब इन केस ऑफ एसोसिएशन करते हैं यहाँ, इन केस ऑफ एसोसिएशन ऐसा भी होता है जिसमें क्या होगा तुमको, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो जाएगा, मतलब आई का वैल्यू 1 से छोटा होता है। जैसे कि एसोसिएशन है तुम्हारा, जैसे तुम्हारे बुक में एक एग्जांपल है, जब हम लोग डालते हैं किसको, एसिटिक एसिड को, मतलब कि अगर डाल दिए तुमको कोई भी नॉन पोलर सॉल्वेंट में है तो उसके कुछ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, 2 मॉलिक्यूल एक साथ जुड़ जाते हैं। तो इस केस में क्या हो जाता है तुमको, एसोसिएशन होता है। तो एसोसिएशन का जैसे डायमर के रूप में दिया हुआ 2 मॉलिक्यूल जुट के एक बनते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिख देते हैं, अगर Na मिल करके क्या बन जाता है An, इनिशियल मोल, ये हो गया A, ये हो गया 0 मोल एट इक्विलिब्रियम। ये क्या हो जाएगा तुमको A1 माइनस अल्फा, तो ये हो जाएगा A अल्फा बाय n मोल एट इक्विलिब्रियम बराबर क्या हो जाएगा A1 माइनस अल्फा प्लस
ए अल्फा बाय एन, ए हो गया 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन। तो इसमें वेंटो फैक्टर क्या हो गया, ए 1 माइनस अल्फा बाय प्लस अल्फा बाय एन बाय ए। तो आई बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन। तो इस प्रकार से क्या होगा, ये तुम्हारा इट इज वेंटो फैक्टर आई क्या होता है, इसमें लेस देन 1 होता है, इन केस में आई लेस देन 1 होगा, और डिसोसिएशन में आई क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। तो जाहिर है कि इसको क्वेश्चन इक्विलिब्रियम के साथ रिलेट करके भी इसके क्वेश्चंस क्या कर सकते हो, तुम बना सकते हो। तो वेंटो फैक्टर समझ में आ गया होगा कि तुमको जो है इसके द्वारा पर क्या होता है, जो आई से मल्टीप्लाई होता है ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इक्वल बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम वेंटो फैक्टर कहते हैं, या एक्सपेक्टेड मॉलिक्यूलर वेट बाय ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट, इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, वेंटो फैक्टर कहते हैं। तो इस प्रकार से तुम क्या कर सकते हो, जिसमें इसको ऐड करके, और ये क्यों होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन या तो उसमें डिसोसिएट हो जाए मॉलिक्यूल्स जो कि सॉलिड पार्टिकल हैं, या एसोसिएट हो जाए, तो उसके कारण क्या होते हैं तुमको, जो कि एब्नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये सॉल्यूशन शो करता है। तो जितने भी सॉल्यूशन के जितने भी थे तुम्हारे टॉपिक, ये सारा तुमको एनसीईआरटी बुक्स जितने भी थे वो कवर हो गए। अब तुमको कुछ टॉपिक्स या क्वेश्चंस जो तुम्हारे होंगे, जो कि तुम्हें एनसीईआरटी बुक में जितने थे, ये टॉपिक मैंने तो जो वीडियो लेक्चर था तुम्हारा उसमें कंप्लीट कर दिया। अब तुम्हारा अगर बच्चे जो क्वेश्चंस वगैरह होंगे जितने हैं, तुमको कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन जो कि जेईई एडवांस, जेईई मेंस या नीट के जो क्वेश्चंस होंगे, इसके लिए फिर अलग से लेक्चर बना देंगे। या एनसीईआरटी का तुम्हारा जो है, या तो कहीं पर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे जो स्टूडेंट रिकमेंड करेगा, वो सब क्वेश्चंस इसमें बता दिए जाएंगे। और जो भी तुमको अगर किसी को किसी कंसेप्ट में दिक्कत है, कोई क्वेश्चंस वगैरह पूछना चाहता है, या क्वेश्चन बनाने में दिक्कत हो रही है, कंसेप्ट समझने में प्रॉब्लम हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, तो हमसे राइस ट्यूटोरियल ऐप पर के माध्यम से राइस ट्यूटोरियल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, और उसके हेल्प से हमसे तुम संपर्क भी ले सकते हो, हमसे पर्सनल गाइडेंस भी ले सकते हो, और लाइव क्लासेज उस ऐप पर भी है, उसके डिटेल नोट्स भी बोर्ड के लिए मिल जाएंगे, और एडवांस और जेईई के क्वेश्चंस भी क्या होंगे उसमें प्राप्त हो जाएंगे तुम्हें, और इस प्रकार से तुम अपनी पूरी तैयारी कर सकते हो। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं, जो कि अब देखोगे, और इसी के साथ इस क्वेश्चन को ख़त्म कर रहे हैं।